हेलो जी। क्या हाल चाल बच्चों। देखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके साथ ये करनी है कि हमें चाहिए सीबीएसई 2025 के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है क्लास 12th का, उसमें अच्छे नंबर आए। अच्छे जब ही रहेंगे जब वो 90s में रहें, और अच्छे बहुत अच्छे हो जाएंगे जब वो 95 प्लस ऊपर नंबर आ रहे हों। तो देखो, उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने एंड पे मेहनत करते हुए चलो, मैं भी मेहनत करवाता हुआ चलूंगा जबरदस्ती। अगर हम दोनों की मेहनत साथ में काम करेगी तो जाहिर सी बात है हमारे नंबर भी क्या आएंगे, अच्छे। डन। आप कोई क्लास पक्का यूजफुल रहेगी, इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। मैं जितने भी आपको लेक्चर्स ऐसे दूंगा ये एकदम छोटे छोटे होंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जब बड़े बड़े चैप्टर आएंगे तो वहाँ पे हम बड़ी बड़ी क्लास भी रखेंगे। अभी ना मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक करवाऊंगा, धीरे 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 करके आज से शुरू करते हुए आपके पेपर तक हम लगे रहेंगे, है ना। चलो, कमिटमेंट चाहिए भाई, कमिटमेंट। आप इस क्लासों को जब भी अच्छे से देखना जब आपको 95 प्लस वाला टारगेट है। अगर आप थोड़े बहुत नंबर में खुश हो तो आप इस वीडियो को नहीं भी देखोगे तो भी थोड़े बहुत नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। चलो जी, देखो पढ़ना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टारगेट 95 प्लस, सीबीएसई 12, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहले कुछ खास बातें। बेटा ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ अच्छी अच्छी बातें, हो सकता है कोई इसमें से पॉइंट जो हमने नीचे लिखा हुआ है 3 नंबर का आ जाए, हो सकता है कोई 1 नंबर का आ जाए। भाई हर नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर 95 नंबर चाहिए तो, है ना, हर नंबर की ही वैल्यू है। तो लिखा हुआ है सबसे पहले टिस्को। टिस्को एक कंपनी थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 में एनसीईआरटी के हिसाब से उसमें दे रखा है। टिस्को का पूरा नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था। फुल फॉर्म भी हमारे लिए काम की है, और हमारे लिए इसका ईयर भी क्या रहेगा काम का। टिस्को बोले तो 1907। ये मैं आपसे बीच बीच में सुनता हुआ चलूंगा। दूसरा बच्चों, जो पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यूज कैनल। बेटा स्यूज कैनल के बारे में मैंने ना कुछ एनसीईआरटी का ही कंटेंट निकाला है, इसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। पहले क्या हो रहा था ना, ये मैप आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। यहां कहीं था हमारा यूके, और यहां कहीं था हमारा इंडिया। तो यूके से इंडिया व्यापार करने के लिए, ब्रिटेन मतलब, यूके से इंडिया में व्यापार करने के लिए बहुत घूम फिर के आना पड़ता था। जो भी शिप्स वगैरह होती थी वो बहुत घूम फिर के आती थी। तो बीच में स्यूज कैनल का निर्माण किया गया। ये एरो आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं। बेटा ये बीचों बीच इस तरीके से व्यापार, इस रास्ते से व्यापार होना शुरू हुआ। इससे हुआ क्या, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी वो काफी हद तक कम हो गई थी। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार काफी ज्यादा, इंटरनेशनल बिजनेस काफी ज्यादा फला फूला। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। स्यूज कैनल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे। ये बनाया गया था, आर्टिफिशियल था, अपने आप नहीं बना था। जो नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द ग्लोब ये फ्लो करता है, ठीक है। इजिप्ट होता हुआ ये निकलता है। इट कनेक्ट पोर्ट स्टेट ऑफ द मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ सीयूज एंड आर्म ऑफ द रेड सी। रेड सी के आसपास एक जबरदस्ती रास्ता बनाया गया ताकि व्यापार करना आसान हो जाए। हमारे लिए जो मेन काम का है, इट्स ओपनिंग, इसका ओपनिंग 1869 में हुआ था। बहुत काम का है। स्यूज कैनल 1869 में स्थापना किया गया था इसका। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे काफी कम हो गए। एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर, और भारतीय बाजार तक अंग्रेजों का एक्सेस क्या हो गया था, आसान। इसी सोच के साथ स्यूज कैनल का निर्माण करवाया गया था। आई होप बेटा आप स्यूज कैनल आया तो आप पक्का लिख दोगे। एक तो आपको ध्यान रखना है 1869 वाली डेट ध्यान रखनी है, और एक ऐसा हाईवे जो इंडिया और ब्रिटेन को कनेक्ट कर रहा था। हाईवे मतलब ये रोडवे नहीं है, हाईवे मतलब पानी का वे था जो आर्टिफिशियल था। आई होप ये दोनों बातें क्लियर, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तीसरी बात, भाई भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ, तो सर 1950 में इंट्रोडक्शन हुआ है रेलवे का। अंग्रेज इंडिया में रेलवे लेकर आ गए, 1950 नहीं सॉरी ये 1850 होगा। 1850 में रेलवे लेकर आ गए। और दूसरा, जो पहला रेलवे ब्रिज बना था वो बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में बना था। बेटा एमसीक्यू के लिए बहुत काम की बात है। और ईयर कौन सा था इसका, 1854। क्या ये कैट भी पेपर में आएगी, नहीं ये कैट पेपर में नहीं आएगी। ये तो बस बैठ के देख रही है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, उसकी आंखें देखो ध्यान से, ये आपकी तरफ ही देख रही है। तीसरी बात, सॉरी पांचवी बात, टाटा एयरलाइंस। अगेन बेटा ये जो भी मैंने कंटेंट उठाया ना हमारी एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, वहीं से आपका 100% पेपर बनने वाला है। तो लिखा हुआ है, जो टाटा एयरलाइंस है जो कि टाटा सन्स का ही एक पार्ट था, उसको 1932 में शुरू किया गया था भारत में। इसी के साथ एविएशन सेक्टर, उड़ियन मंत्रालय, उड़ियन मतलब हवा वाली चीजें, एविएशन सेक्टर की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो 1932 में टाटा एयरलाइंस, ये भी ध्यान रखना बेटा। पहला रेलवे ब्रिज मुंबई से थाने,
1854, एनसीईआरटी का कंटेंट है। रेलवे का इंट्रोडक्शन 1850, ठीक है सर। कॉटन मिल्स, अगेन एनसीईआरटी की बुक का। कॉटन मिल्स और जूट मिल्स दोनों की स्थापना बड़े लेवल पे हुई। जो कॉटन मिल्स थी उनमें इंडियन लोगों का दबदबा था, और जो जूट मिल्स थी उनमें ब्रिटिशर्स का दबदबा था। जिन पे इंडिया का दबदबा था वो वेस्टर्न इंडिया में थे, लाइक महाराष्ट्र और गुजरात। तो क्वेश्चन बन सकता है कॉटन मिल्स का दबदबा कौन से एरिया में था, महाराष्ट्र और गुजरात। और जो जूट मिल्स का था इसका दबदबा कहां था, बंगाल। और बेसिकली इसमें मेन लोग कौन थे, ब्रिटिशर्स। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी जी सर। अगली बात भाई, ये अगेन एक नंबर के लिए बहुत काम की बात, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के हिसाब से। नेशनल इनकम एस्टिमेटर, भाई उस जमाने में आजादी के वक्त भी बहुत सारे लोगों ने नेशनल, हमारे देश की इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी। तो बहुत सारे एस्टिमेटर्स थे। देखो कितने एस्टिमेटर के नाम लिखे हैं, 5। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले श्रीनिवास, वीके आरवी राव और आरसी देसाई। ये 5 लोगों ने उस जमाने में भारत की नेशनल इनकम को क्या करा था, एस्टिमेट। लेकिन जो सबसे अच्छा माना गया था वो वीके आरवी राव जी का मोस्ट सिग्निफिकेंट माना गया था कि सबसे अच्छी नेशनल इनकम इन्हीं ने डिटरमाइन करी थी। बोलो डन। हाँ, तो ये नाम ध्यान रखने हैं, ऊपर बंगाल वाली बातें ध्यान रखनी है। जी हाँ, ठीक है सर। अगला 8वां पॉइंट, भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था आजादी के वक्त वो उस टाइम पे सिर्फ 32 साल था। अगेन एमसीक्यू के लिए बहुत काम की बात है। उस जमाने में भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन जीने की दर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर का पॉइंट है जहां बर्थ रेट डेथ रेट की बात चलती है। तो बच्चे जो हमारा वो था लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत कम था। करंटली ये लगभग कितने साल है, 69। अभी हम देश में लगभग 69 साल जी जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम था क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत बेकार थी। ठीक है, तो ये भी बेटा ध्यान रखना। अगला पॉइंट अगेन बहुत काम का, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई 1950। हम सबको पता है अब ये नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है। किस में कन्वर्ट हो चुका है, नीति आयोग। नीति आयोग पे भी मैं मुद्दा लेकर आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। इस प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, चेयरपर्सन उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान जिनका चैप्टर 2 में प्लानिंग 5 ईयर प्लान में बहुत दबदबा है, प्रोफेसर महलनोबिस। इनका पूरा नाम देख लो, ये एक स्टैटिशियन थे, प्रशांत चंद्र महलनोबिस। ये एक ही इंसान का नाम था, प्रोफेसर महलनोबिस, हमने इन्हें बोला था। ये भारतीय प्लानिंग सिस्टम के आर्किटेक्ट कहे जाते थे। आर्किटेक्ट मतलब सारा का सारा ढांचा इन्होंने ही तैयार करा था। दूसरा, इन्होंने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना करी थी। अगेन एक नंबर में काम का है। अगला, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संख्या। नाम था संख्या, हिंदी में बोलते हैं ना नंबर कोई इन्होंने क्या बोल दिया, संख्या। एक इन्होंने जनरल भी निकाली थी। ठीक है, पेपर में आ सकता है। इनका जन्म हुआ था 1893 में कलकत्ता के अंदर। तो बेटा हमने प्रोफेसर महलनोबिस के बारे में अच्छी अच्छी बातें जान ली। इसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है 3 नंबर तक का भी और 1 नंबर का भी। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी होनी चाहिए, डिबेट इसके ऊपर। ये आमतौर पे क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में। तो भाई हाँ, सब्सिडी जरूरी थी। क्यों, ताकि जो गरीब फार्मर है वो HYV, याद है ना ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो गरीब फार्मर है वो HYV सीड्स का इस्तेमाल कर सके। तो उसे क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा मतलब सरकार देगी सब्सिडी। दूसरा, इससे फार्मर्स इनकरेज होते। इनकरेज का मतलब फार्मर्स क्या होते, प्रोत्साहित होते। किस चीज के लेकर प्रोत्साहित होते, ताकि वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। टू यूज टेक्नोलॉजी, फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए। थर्ड, ऑल्सो बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखो इसे ऐसे समझना, सरकार ने गरीब फार्मर को पैसा दिया कि जा सीड्स खरीद, फर्टिलाइजर खरीद। तो जब मेरे पे पैसा आ गया, मैं था गरीब फार्मर, तो मैं फर्टिलाइजर खरीदने जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजर कंपनी की भी तो ग्रोथ हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है। इससे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गई, ग्रोथ। इसलिए भी सब्सिडी जरूरी थी उस टाइम पे। इसके अलावा इससे इनइक्वालिटी खत्म हो जाती अमीर फार्मर में और गरीब फार्मर में। जो बीच का गल्फ था वो धीरे धीरे क्या हो जाता, खत्म। अब बोलो ये इंपॉर्टेंट था नहीं था। पेपर में आमतौर पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इन्हीं को तो वो केस स्टडी कहता है, इन्हीं क्वेश्चनों को तो केस स्टडी कहते हैं कि भाई बहस करो, डिबेट करो कि सब्सिडी अच्छी है या खराब है। तो अच्छे के फेवर में ज्यादा लिखना। ठीक है जी। इसके अलावा एक छोटी सी बात और, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मेन वर्ड किसका है, कार्व कमेटी। ध्यान रखना, कार्व कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सुना है ना आपने, 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। तो अभी तो वो तो किसी और चैप्टर का पार्ट है। अभी तो बस ये ध्यान रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कार्व कमेटी बनाई गई थी जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। बस खत्म।
बाकी ये मैं मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, देखो बच्चों मैंने आपको 12 पॉइंट बनाए, अगर मैं ऐसे 12 करके ना जाने कितने पॉइंट बनाऊंगा, मैं नंबरिंग से ही करूंगा। अगली जो मेरी क्लास शुरू होगी ना वो 13th नंबर से शुरू होगी। हो सकता है उसमें कोई 6 नंबर का भी टॉपिक हो सकता है कोई 1 नंबर का, हो सकता है कोई 2 नंबर का, हो सकता है कोई 4 नंबर का हो। मैं इस तरीके से बहुत सारे नंबर आपके सामने लेकर आऊंगा, ये हैंड रिटन तरीके से, ताकि आपको इसे रिवाइज करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। बोलो जी, ये वाली बात क्लियर है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जिस बच्चे को भी ये नोट्स चाहिए जो हमारी एकेडमी का है उनको तो ये ग्रुप में मिल जाएगा, जो हमारी एकेडमी का नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है बच्चों, इस नंबर पे बस एक व्हाट्सएप मैसेज करो कि मुझे कौन सी क्लास का, हम ना इस सीरीज को अलग से नाम देंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनेगी 12th क्लास के लिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, तो आप मेरे को बोल देना कि ये फर्स्ट वाली वीडियो का मेरे को वो चाहिए, ऐसे ऐसे जिस भी क्लास का चाहिए होगा मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलूंगा। वो बच्चे जो आउटसाइडर है, जो हमारी एकेडमी के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये ग्रुप में उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पे बाय बाय। टारगेट है 95+, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है पढ़ाई। पढ़ाई इकोनॉमिक्स के अंदर इतनी कि 95+ नंबर हमारे इंश्योर हो सके। चलो जी, बाय बाय, पढ़ते रहो और टेक केयर।